Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to continue with basic analytical techniques. This is the topic number 3 from the Maharashtra State Board syllabus standard 11th. So this is topic number 3 from the Maharashtra State Board syllabus standard 11th. So the topics to be covered in this chapter were introduction, purification of solids, distillation, solvent extraction, chromatographic techniques. And out of this we are done with introduction, purification of solids and distillation, solvent extraction. Today we are going to deal with chromatographic techniques. So this is the last subtopic of this chapter, that is chromatographic techniques. Okay, so chromatography, this word has derived from the Greek word chroma. Okay, so this was derived from the Greek word chroma, which means colored. And chromatographic techniques are used to separate the two solutes or the two components of a mixture on the basis of color. So एक मिक्सचर मैंने आपको प्रोवाइड किया है जिसको आपको सेपरेट करना है, प्यूरिफाई करना है, और वो प्यूरिफिकेशन बेस्ड है कलर के बेसिस पे, इसलिए इसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स. सो क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक used to separate components of mixture and also purify compounds. ये एक टेक्निक है जो दो मिक्सचर में के दो कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हेल्प करती है या फिर आपके कंपोनेंट को प्यूरिफाई करने के लिए. सो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का प्रिंसिपल ये है कि जो सेम आपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, उसी का प्रिंसिपल यहाँ पे है. ठीक है, कि डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होते हैं. जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट सॉल्वेंट में डिफरेंट लेवल पे सॉल्यूबल होते हैं, और उस प्रिंसिपल पे ही ये क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक वर्क करता है कि इस नेचर में जो भी सॉल्यूट है वो कोई सॉल्वेंट में डिफरेंट अमाउंट पे सॉल्यूबल रहेगा. सो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में दो फेसेस हैं, एक है स्टेशनरी फेस और एक मोबाइल फेस. स्टेशनरी फेस जो स्टेबल है, स्टेशनरी है, उसे कहेंगे स्टेशनरी फेस. मोबाइल फेस जो मोबाइल है, जो मूवमेंट करेगा, वो फेस को कहेंगे मोबाइल फेस. सो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज मेड अप ऑफ टू फेसेस, स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस. और ये टेक्निक इस पे डिपेंड करता है कि डिफरेंस इन रेट एट विच कंपोनेंट इन अ मिक्सचर मूव थ्रू स्टेशनरी फेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेस. तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में बेसिकली होता क्या है, स्टेशनरी फेस के ऊपर आपका कंपोनेंट अप्लाई किया जाता है. तो कोई भी स्टेशनरी फेस ले लो, उसके ऊपर आपका जो मिक्सचर है उसे आप अप्लाई कर दोगे इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्पॉट्स. ओके, या फिर उसको लोड कर दोगे, वो कौन सा टेक्निक है उस पर डिपेंड करता है. और उसके बाद आप उस पर मोबाइल फेस को रन करोगे. तो जब मोबाइल फेस रन होता है इस स्टेशनरी फेस के ऊपर से, जब मोबाइल फेस रन होगा इस स्टेशनरी फेस के ऊपर से, तो ये वाला कंपोनेंट मोबाइल फेस के साथ साथ रन हो सकता है. करेक्ट. ये टेक्निक सिमिलर टू वो टेक्निक है. देखो, आपने क्या किया है, एक दुपट्टा लिया और वो दुपट्टे का एक एंड आपने पानी वाले एक बकेट में भिगो के रखा और दूसरा एंड आपने अपने हाथ में पकड़ के रखा है. ठीक है, पर आप कुछ देर बाद महसूस करोगे कि आपके हाथ में जो ऊपर वाला एंड है वो भी भीगा हुआ है, पर आपने उसे तो पानी में डुबाया नहीं था, सिर्फ पानी, दुपट्टे का छोटा सा एक एंड ही डुबाया था बाल्टी के पानी में. ऊपर वाले को तो डुबाया नहीं था, वो तो आपके हाथ में था, तो भी वो भीगा हुआ है. क्यों? कैपिलरी एक्शन की वजह से. तो जो पानी है वो कैपिलरी एक्शन थ्रू नीचे वाले एंड से ऊपर वाले एंड तक आ गया और वो पूरे दुपट्टे को उसने भिगा दिया. तो सेम थिंग यहाँ पे होने वाला है. मोबाइल फेस जो है नीचे वाले एंड से ऊपर वाले एंड पे मूव करेगा
और मूव करते वक्त यदि ये वाला जो आपने अप्लाई किया मिक्सचर में से एक भी कंपोनेंट उस मोबाइल फेस में सॉल्यूबल है तो वो भी मोबाइल फेस के साथ साथ मूव करेगा, करेक्ट। और अब सपोज मैंने आपको यहाँ पे दो दिया है, A प्लस B, ठीक है, दो कंपोनेंट दिए इस मिक्सचर में A प्लस B। सपोज A इस स्टेशनरी फेस पे ज़्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होता है, A स्टेशनरी फेस पे ज़्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब हो रहा है और B कम स्ट्रांगली, तो B जल्दी मोबाइल फेस के साथ मूव करेगा क्योंकि उस पर ज़्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब नहीं रह सकता, और A ज़्यादा से ज़्यादा इस पे स्टेशनरी फेस पे ही लोड हुए हुए रहना पसंद करेगा। तो ये डिफरेंस ए और बी का कि एक मूव करेगा और एक वैसे ही रहेगा, वो डिफरेंस हमें ये दो कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने में हेल्प करेगा। So this technique is basically based on the difference in rate at which the component in the mixture move through the stationary phase under the influence of mobile phase. Now, first the mixture of component is loaded at one end of the stationary phase. मैंने आपको बताया कि पहले आप उसको लोड करोगे एक एंड ऑफ स्टेशनरी फेस एंड देन द मोबाइल फेस इज अलाउड टू मूव अराउंड इट, ठीक है। तो मोबाइल फेस को हम लोग स्टेशनरी फेस पे अलाउ करते हैं मूव होने के लिए, और ये मोबाइल फेस एक प्योर सॉल्वेंट हो सकता है या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है। आप मोबाइल फेस को एक प्योर सॉल्वेंट की तरह भी यूज कर सकते हो या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट की तरह भी। Now depending on the relative affinity of component towards the stationary phase, तो कंपोनेंट का कितना स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है एड्सॉर्ब होने का स्टेशनरी फेस पे, या फिर मोबाइल फेस के साथ मूव होने का कितना कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से वो सेपरेट आउट होगा। तो वैसे ही मैंने आपको एग्जांपल दिया ए और बी। सपोज ए स्ट्रांगली एड्सॉर्ब हो सकता है बट बी नहीं स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होगा, तो बी मोबाइल फेस के साथ मूव होके जल्दी से ऊपर चला जाएगा, वाइल ए धीरे धीरे मूव होगा क्योंकि वो स्ट्रांगली एड्सॉर्ब है आपके स्टेशनरी फेस पे। तो ये वाला जो कैपेबिलिटी है एक का एड्सॉर्ब होने का और एक का मोबाइल फेस के साथ मूव करने का, ये वाली एबिलिटी आपकी मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट को सेपरेट आउट करेगी, ठीक है। अब मोबाइल फेस ऑफ कोर्स लिक्विड या गैस ही रहेगा, मोबाइल फेस कभी सॉलिड नहीं हो सकता क्योंकि मोबाइल फेस को मूवमेंट करना है, करेक्ट। तो यह वो लिक्विड होगा या फिर वो गैस होगा, बट स्टेशनरी फेस आपका सॉलिड या लिक्विड हो सकता है। तो स्टेशनरी फेस कैन बी द सॉलिड और लिक्विड वाइल द मोबाइल फेस कैन बी लिक्विड और गैस। और डिपेंडिंग कि आपका स्टेशनरी फेस क्या है उस पर डिपेंड करके आपके क्रोमेटोग्राफी टेक्निक टू टाइप्स ऑफ है, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेशनरी फेस आपका कौन सा है, सॉलिड है कि लिक्विड है, उसके बेसिस पे आपके दो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी मतलब आपका जो स्टेशनरी फेस है वो सॉलिड है, ठीक है। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में आपका जो स्टेशनरी फेस रहेगा वो रहेगा सॉलिड, और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो आपका स्टेशनरी फेस रहेगा वो रहेगा लिक्विड। सो स्टेशनरी फेस सॉलिड एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, स्टेशनरी फेस लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। Now we move towards the first one, that is adsorption chromatography. So this chromatography technique is based on the principle of differential adsorption. So ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, डिफरेंस इन एड्सॉर्प्शन। तो हर एक सॉल्यूट आपके गिवन स्टेशनरी फेस पे डिफरेंट लेवल पे एड्सॉर्ब होगा और उस डिफरेंट लेवल पे एड्सॉर्प्शन की वजह से वो एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो इसलिए एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स ऑन डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। So different solutes are absorbed at different extent on stationary phase. कोई भी दो कंपाउंड में आपको दूंगी इस नेचर में, वो डिफरेंट लेवल पे ही आपके गिवन स्टेशनरी फेस पे एड्सॉर्ब होगा और वो डिफरेंस आपको ये दोनों को सेपरेट आउट करने में हेल्प करेगी। अब एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी दो टाइप का है, एक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एक है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज TLC, ठीक है। तो दो टाइप है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सो लेट्स बिगिन विथ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सो कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली इन्वॉल्व करता है डिफरेंस
इन्वॉल्व करता है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ओवर अ कॉलम ऑफ स्टेशनरी फेस। इसमें आपको क्या करना है, कंपोनेंट्स को आपको अलग करना है basis on their differentiation in the stationary phase which is filled in column। तो आपका स्टेशनरी फेस कहाँ पे फिल्ड रहता है, कॉलम के अंदर, और वो कितना फिल होता है कॉलम के अंदर और कितना आपका जो कंपोनेंट है कितना एब्जॉर्ब होगा उस स्टेशनरी फेस के ऊपर, उसके बेसिस पे आपका ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी वर्क करेगा और आपके कंपोनेंट्स सेपरेट आउट होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे जो स्टेशनरी फेस है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, जो स्टेशनरी फेस है वो एल्यूमिनिया या सिलिका जेल होता है। ठीक है, तो ये स्टेशनरी फेस में जो होता है क्या फिल होता है इस कॉलम के अंदर, इस कॉलम के अंदर फिल हो सकता है एल्यूमिनिया या सिलिका जेल। तो एल्यूमिनिया या सिलिका जेल का जो पाउडर है वो डायरेक्टली इसके अंदर कॉलम के अंदर नहीं फिल किया जाता। तो पहले क्या किया जाता है, आपको एक ट्यूब लिया जाता है। तो ये ग्लास ट्यूब होता है, ये कॉलम जो है ये एक ग्लास ट्यूब है। ठीक है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर आपका एल्यूमिनिया या सिलिका जेल जो भी पाउडर आपको प्रोवाइडेड है उसका एक स्लरी बनाओगे, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उसको आप डिसॉल्व करोगे और एक स्लरी बनाओगे। स्लरी बनाना मतलब कैसे होगा कि कोई पाउडर का आपने पानी में मिक्स कर लिया, वो एकदम थिक, ऐसे नहीं कि एकदम पतला मिक्स किया, एकदम थिक मिक्स कर लिया, और उसके बाद जो वो कंसिस्टेंसी बनता है जो दिखता है, ठीक है, उसे कहते हैं स्लरी। तो वही करना है आपको, जो भी आपको स्टेशनरी फेस के लिए प्रोवाइडेड है सिलिका जेल या एल्यूमिनिया, उसको आपको कम से कम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके एक स्लरी बनाना है और उसे लोड कर देना है कॉलम में। और इस तरह से कॉलम में लोड करना है कि लोड करते वक्त मतलब इस कॉलम में फिल करना है, और इस तरह से फिल करना है कि फिल करते वक्त उस स्लरी के बीच में गैप्स या क्रैक्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से फिल हो जाए वंस। और वो फिल करने के पहले आपको इस कॉलम में नीचे रखना है ग्लास ऊल या कॉटन का टुकड़ा। ठीक है, ग्लास ऊल या कॉटन का एक टुकड़ा रख दीजिए और फिर उसमें स्लरी फिल कीजिए। ये क्यों किया जाता है कि आपका स्लरी इधर से निकल ना जाए, क्योंकि यहाँ पे कॉर्क होता है जिससे आपका सॉल्वेंट या मोबाइल फेस बाहर आ सकता है। तो उस गैप से आपका स्लरी जो आप फिल करो लिक्विड स्टेट में है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड स्टेट में आप बोल सकते हो, तो उसके वजह से यहाँ से बाहर ना आ जाए, इसलिए आप पहले क्या फिल करोगे, एक कॉटन या ग्लासुल रखोगे और फिर आपका स्लरी आप इसमें फिल करोगे। स्लरी फिल करने के बाद अब आपको जो भी मिक्सचर प्रोवाइडेड है उस मिक्सचर को आप एक सुटेबल सॉल्वेंट में, मिनिमम अमाउंट ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट में मिक्स करोगे। ठीक है, जो भी कंपोनेंट दिया है मैंने A+B+C मतलब 3 कंपोनेंट हैं जिन्हें सेपरेट आउट करना है, उसे मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के साथ आप मिक्स करके इस पे लोड कर दोगे। किसके ऊपर, आपके स्टेशनरी फेस पे। वंस या स्टेशनरी फेस पे आपने ये लोड कर दिया, उसके बाद आपको आपका स्टेशनरी फेस रेडी है। तो ग्लास ट्यूब में आपका स्टेशनरी फेस रेडी है और उसके ऊपर आपने मिक्सचर लोड कर दिया है। अब आप प्योर सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट जिसे भी आप मोबाइल फेस बनाना चाहते हो, डिपेंडिंग ऑन द कंपोनेंट जो है उसकी क्या टेंडेंसी है, ठीक है, वो कंपोनेंट पोलर है कि नॉन पोलर है, उसके बेसिस पे वो फिक्स किया जाता है कि आप जो सॉल्वेंट यूज करने वाले हो वो प्योर सॉल्वेंट यूज करोगे या मिक्सचर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करोगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन A, B और C के डिपेंड नेचर के हिसाब से आप प्योर सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट यूज करके इसमें आप ये फिल कर दो। और ये क्या होता है, धीरे धीरे ये सॉल्वेंट ऊपर से नीचे की तरफ मूव होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये मोबाइल फेस ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर से नीचे की तरफ मूव होगा। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव होगा तब वो जो आपने मिक्सचर लोड किया है उसको भी लेके अपने साथ चलेगा। करेक्ट। अब A, B और C 3 डिफरेंट कंपोनेंट है, तो तीनों की एबिलिटी इस स्टेशनरी फेस पे एब्जॉर्व होने की भी डिफरेंट रहेगी। सो सपोज A ज़्यादा स्ट्रांगली एब्जॉर्व होता है B से और B ज़्यादा स्ट्रांगली एब्जॉर्व होता है C से, तो मोबाइल फेस A को बहुत जल्दी मूव करके नीचे नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि A स्ट्रांगली एब्जॉर्व हो रहा है और सबसे वीकली एब्जॉर्व हो रहा है C। इसलिए आपका जो मोबाइल फेस है वो C को सबसे पहले नीचे ले जा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे वीकली एब्जॉर्ब हो रहा है स्टेशनरी फेस पे।
और स्टेशनरी फेस जिसको सबसे स्ट्रांगली एब्जॉर्व कर रहा है उसको टाइट पकड़ के रखेगा। तो आप देख सकते हो ए वैसे के वैसे स्टेशनरी फेस पे, वाइल बी और सी जो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब नहीं है वो मोबाइल फेस के साथ मूव कर रहे हैं। और आप नीचे आपका एक बीकर रख के आप इसे सी को पहले कलेक्ट कर सकते हैं। आप मोबाइल फेस उसमें पास करते रहिए जब तक सी का बैंड नीचे आके गायब ना हो जाए। फिर उसके बाद आप एक बार आपका सी कलेक्ट हो गया वो बीकर हटा दीजिए, नेक्स्ट बीकर रखिए जिसमें आपका बी कलेक्ट करिएगा। आप मोबाइल फेस डालते रहिएगा जब तक बी ना आ जाए, फिर बी को भी हटा दीजिए और फिर तीसरा बीकर रख दीजिए जब आपका ए आपको निकालना है। मोबाइल फेस डालते रहिए जब तक आपका ए नीचे ना आ जाए। और ये सेपरेशन के वक्त आप नोटिस करोगे कि आपके कॉलम में 3 डिफरेंट कलर्स दिखेंगे, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट कलर 3 डिफरेंट कंपोनेंट के हैं। और इस तीनों कलर के वजह से इसे कहते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कॉलम के अंदर किया जाता है और 3 डिफरेंट कलर्स की वजह से हम इस कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर पाए, तो इसलिए कहेंगे इसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो बेसिकली आपने इसका प्रिंसिपल समझ लिया होगा। तो इसका प्रिंसिपल एक ही है कि हर एक कंपोनेंट स्टेशनरी फेस पे डिफरेंट लेवल पे एब्जॉर्ब होता है और उसी क्वालिटी को यूज़ करके हम अपने मोबाइल फेस को रन करेंगे स्टेशनरी फेस से। और जो भी कंपोनेंट सबसे स्ट्रांगली एब्जॉर्ब रहेगा कॉलम के ऊपर, वो कंपोनेंट सबसे लास्ट में बाहर आएगा। और जो कंपोनेंट सबसे वीकली एब्जॉर्ब होगा आपके सॉलिड फेस पे या स्टेशनरी फेस पे, वो सबसे पहले बाहर आएगा। तो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब सबसे लास्ट में बाहर आएगा और वीकली एब्जॉर्ब सबसे पहले बाहर आएगा, क्योंकि वो मोबाइल फेस के साथ सबसे पहले मूव करेगा और सबसे पहले बाहर आएगा। और जो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब है वो बहुत धीरे धीरे मोबाइल फेस के साथ मूव करेगा और सबसे लास्ट में बाहर आएगा। और इस टेक्निक से आप कोई भी गिवन मिक्सचर में 10-20 कितने भी कंपोनेंट्स हैं उसे सेपरेट आउट कर सकते हैं उनके एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पे। नेक्स्ट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज TLC। ठीक है, अब ये वेरी सिमिलर टू कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। इसमें भी स्टेशनरी फेस आपका सॉलिड है और मोबाइल फेस लिक्विड है। अब वो मोबाइल फेस प्योर सॉल्वेंट हो सकता है या फिर वापस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंडिंग कि आपका जो आप मिक्सचर को जिसको सेपरेट करने वाले हो वो कंपोनेंट का नेचर क्या है, उसके बेसिस पे आप आपका मोबाइल फेस फिक्स करोगे कि आप प्योर लोगे क्या मिक्सचर लोगे। ठीक है, तो आपको टीएलसी में क्या करना है, एक टीएलसी प्लेट गिवन होता है। ठीक है, टीएलसी प्लेट एक गिवन रहेगा आपको। उस टीएलसी प्लेट पे आपको सिलिका या एल्यूमिनियम का एक लेयर बनाना है। ठीक है, सिलिका या एल्यूमिनियम का एक लेयर इस प्लेट पे बनाना है और उस लेयर को आप बोलोगे स्टेशनरी फेस। तो टीएलसी प्लेट को क्या करोगे, आप एक बीकर में आप सिलिका या एल्यूमिनियम का स्लरी बना लोगे। बीकर में सिलिका या एल्यूमिनियम का स्लरी बना लिया, फिर ये टीएलसी प्लेट को उसके अंदर डिप करोगे। डिप करने के बाद बाहर निकालोगे और उस स्लरी के अंदर जो भी सॉल्वेंट हो वॉलेटाइल सॉल्वेंट यूज़ करना है। ठीक है, ये स्लरी बनाते वक्त आपको वॉलेटाइल सॉल्वेंट यूज़ करना है। और जैसे आप ये प्लेट को इसमें से डिप करके बाहर निकालोगे, वॉलेटाइल सॉल्वेंट जो है वॉलेटाइल है मतलब वो इवापोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। वॉलेटाइल मतलब तुरंत उड़ जाना। जैसे आपका स्पिरिट या अल्कोहल आप बाहर पेट्रोल बाहर गिरा कि तुरंत वो इवापोरेट हो जाता है, करेक्ट, उसे कहते हैं वॉलेटाइल। तो सॉल्वेंट क्या होगा, इसमें से बाहर निकल जाएगा क्योंकि वॉलेटाइल है और इस प्लेट पे रह जाएगा आपका सिर्फ सॉलिड। तो इस प्लेट पे आपका सॉलिड का एक लेयर बन जाएगा और उसे आप कहोगे स्टेशनरी फेस, पूरे प्लेट पे। ठीक है, तो इसके कहोगे स्टेशनरी फेस। अब आपको क्या करना है, एक बार आपका ये स्टेशनरी फेस रेडी हो गया तो अब आपको आपके मिक्सचर का स्पॉटिंग करना है। तो आपको आपका मिक्सचर लेना है, वो मिक्सचर आपके लिक्विड हो सकते हैं या सॉलिड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो A+B+C का 3 का मिक्सचर ले लिया आपने एक छोटे से इसमें कैपिलरी में। ठीक है, और उसको फिर उसको डिजॉल्व कर लो एक सुटेबल सॉल्वेंट में और उसको डीप करो कुछ तो कैपिलरी से। कैपिलरी बहुत थिन ट्यूब होती है एक सुई की तरह, वो इसके अंदर डुबा के आपको इस कैपिलरी को डीप करना है। कैपिलरी की सरफेस पे ये वाला जो मिक्सचर है वो लग जाएगा और उसे यहाँ पे स्पॉट देना है, एकदम स्मॉल स्पॉट। ठीक है, और वो कैपिलरी भी सुई की तरह एकदम पतली होती है तो उसे स्पॉट एकदम थिन स्पॉट आएगा और वो स्पॉट आपको टीएलसी प्लेट में नीचे से 2 सेंटीमीटर ऊपर देना है। तो
तो आपको एकदम स्पॉट एकदम नीचे नहीं देना है या बीच में नहीं देना है, कहीं पे भी नहीं, 2 सेंटीमीटर नीचे से ऊपर, ठीक है। तो आप नीचे का 2 सेंटीमीटर पार्ट छोड़ दो और उसके बाद वो आप अंदाजे यहाँ पे स्पॉटिंग कर दो मिडल में, ठीक है। स्पॉटिंग करने के बाद आपको ये टीएलसी प्लेट को एक जार में रखना है। उस जार के अंदर मोबाइल फेस होना चाहिए। अब वो मोबाइल फेस आपका सॉल्वेंट होगा, वो कुछ भी हो सकता है, प्योर सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वो मोबाइल फेस यहाँ पे फिल होगा। ये याद रखना है और ये ध्यान में रखना है, जब भी आप ये टीएलसी प्लेट उस सॉल्वेंट के अंदर जब रखोगे तब आपका जो स्पॉट है उस सॉल्वेंट में डीप नहीं होना चाहिए, उस सॉल्वेंट से थोड़ा सा तो ऊपर होना चाहिए। दैट मीन्स दैट सॉल्वेंट आपकी इस प्लेट के 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस से थोड़ा नीचे होना चाहिए, क्योंकि आपने स्पॉटिंग तो दिया है नीचे से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो आपका जो सॉल्वेंट का जो लेयर है, जो मोबाइल फेस है, उस प्लेट से 2 सेंटीमीटर से थोड़ा कम होना चाहिए। एक बार आपने इस टीएलसी प्लेट को इसमें डिप कर दिया सॉल्वेंट में, आप इस जार को क्लोज कर दो। क्यों क्लोज करना है कि मोबाइल फेस जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादातर वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, तो इवापोरेट ना हो जाए इसलिए, और इसमें अंदर उनका ही एक वैक्यूम जैसा बन जाए उस सॉल्वेंट का, इसके वजह से आप इसे जार को क्लोज कर दोगे। अब ये सॉल्वेंट धीरे धीरे मूव होने लगेगा वाया कैपिलरी एक्शन। तो मैंने आपको दुपट्टे का एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, सेम थिंग यहाँ पे होगा। वो धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन से सॉल्वेंट आपके प्लेट पे ऊपर की तरफ मूव होगा। तो वो मूव होते वक्त तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे आपने आपका टीएलसी प्लेट पे स्पॉटिंग यहाँ पे करके इस टीएलसी प्लेट को इस जार में रख दिया है और सॉल्वेंट इस स्पॉट को टच नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट इसमें देख सकते हो सॉल्वेंट धीरे धीरे मूव हो रहा है। अब मूव होते वक्त वो आपकी स्पॉटिंग को या मिक्सचर को अपने साथ लेके जा रहा है, पर लेके जाते वक्त वो डिफरेंट, ये सेकेंड स्टेज है, पर आप देख सकते हो लेके जाते वक्त वो डिफरेंट लेवल पे लेके जा रहा है। एक वाला स्पॉट नीचे है और दूसरा वाला स्पॉट ऊपर। इसका मतलब कि जो भी कंपोनेंट मूव हो रहा है वापस वो बेस्ड किस पे है, एड्सॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे। जो भी कंपोनेंट स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होगा, जो भी कंपोनेंट आपके स्टेशनरी फेज पे स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होगा वो लेट ऊपर जाएगा, और जो भी कंपोनेंट आपके स्टेशनरी फेज पे वीकली एड्सॉर्ब होगा वो जल्दी से ऊपर चला जाएगा। इट इज सेम लाइक अ रेस। जो भी आपका कंपोनेंट स्ट्रांगली एड्सॉर्ब है वो रह जाएगा स्टेशनरी फेस पे, जो भी कंपोनेंट वीकली एड्सॉर्ब है वो मोबाइल फेस के साथ चला जाएगा जल्दी से ऊपर। और ये वाले जो डिफरेंस है कि एड्सॉर्प्शन पे, उसके बेसिस पे आप ये दो कंपोनेंट को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। और आपको याद रखना है कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस नेचर में डिफरेंट लेवल ऑफ एड्सॉर्प्शन दिखाते हैं, और उनके ये डिफरेंट लेवल ऑफ एड्सॉर्प्शन से हम लोग उन्हें प्यूरिफाई या फिर फाइंड आउट कर सकते हैं टीएलसी मेथड से, या फिर क्रोमेटोग्राफिक कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड से उन्हें सेपरेट आउट या फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टीएलसी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब टीएलसी में एक और पॉइंट है जो याद रखना है आपको। देखो, यदि आपके कंपोनेंट्स कलर्ड हैं तो आपको वो डिफ्रेंशिएट ए बी सी डिफ्रेंशिएट होके दिख जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट कलर के कंपोनेंट डिफरेंट लेवल से मूव करेंगे। तो यहाँ पे रेड वाला जो है स्ट्रांगली एड्सॉर्ब है, इसलिए वो अभी भी ज़्यादा मूव नहीं हुआ है, और जो ये डार्क ब्लू वाला है वो वीकली एड्सॉर्ब है, इसलिए वो बहुत जल्दी से मूव होके मोबाइल फेस के साथ ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया। बट कभी कभी ऐसा होता है जो आपके दो कंपोनेंट्स हैं वो कलर्ड नहीं होते, तो टीएलसी प्लेट पे वो मूव करने के बाद भी, यदि आपने टीएलसी प्लेट पे उन्हें मूव भी कर लिया तो भी वो आपको इस टीएलसी प्लेट पे दिखाई नहीं देते। तो आपको इस टीएलसी प्लेट को रखना है यूवी चेम्बर में। आपने सपोज एक मिक्सचर यहाँ पे अप्लाई कर दिया, उसको मोबाइल फेस में रन कर लिया, पर स्टिल आपको दो डिफरेंट कंपोनेंट नहीं दिख रहे हैं, जो आपने अप्लाई किया वो नहीं दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस प्लेट को रखना है यूवी चेम्बर में। यूवी चेम्बर एक चेम्बर होता है जिसके अंदर यूवी बल्ब होता है, और उस चेम्बर में ये दो स्पॉट्स चमकने लगते हैं क्योंकि उनमें फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी है। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं फ्लोरेसेंस वाला, और जब भी आप ये प्लेट को रखोगे तो वो दो स्पॉट्स आपको चमकते हुए दिखेंगे,
बाकी सब ऐसे ही डार्क दिखेगा और वो डार्कनेस पे ये 2 स्पॉट्स चमकते हुए दिखेंगे। तो आपको पता चल जाएगा आपके 2 कंपोनेंट सेपरेट आउट हो गए। या फिर आपको इसी प्लेट को रखना है आयोडीन चेंबर में, तो आपको वापस से ऐसा ही एक ग्लास जार लेना है, उस ग्लास जार में आयोडीन के क्रिस्टल्स फिल कर देने हैं और उसके अंदर ये वाला टीएलसी प्लेट रख देना है जिसमें आपके 2 स्पॉट्स दिख नहीं रहे हैं। वो वाला टीएलसी प्लेट रखते ही आयोडीन चेंबर के साथ, आयोडीन के साथ ये वाले कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं आयोडीन को अपने ऊपर या रिएक्ट कर लेते हैं आयोडीन के साथ और वो डार्क ब्राउन कलर के दिखने लगते हैं। तो 2 स्पॉट्स हैं आयोडीन चेंबर के अंदर जो पहले बिल्कुल नेकेड आई से नहीं दिख रहे थे, आयोडीन चेंबर में रखते ही डार्क ब्राउन कलर के दिखने लगते हैं और आप वो 2 स्पॉट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। और कभी कभी क्या किया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड, ये सब के लिए अलग अलग सोल्यूशन स्प्रे किए जाते हैं। तो एक्चुअली अमाइनो एसिड के लिए ऐसा है कि जब मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड अप्लाई किया जाता है इस पे और जब सॉल्वेंट रन होता है तो अमाइनो एसिड तीनों सपोज सेपरेट हो गए पर वो दिखते नहीं है नेकेड आई से। आप वो प्लेट देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो तीनों मिक्सचर जो अमाइनो एसिड के वो सेपरेट आउट हो चुके हैं। तो उन पे क्या किया जाता है, नीन हाइड्रोजन का सोल्यूशन स्प्रे किया जाता है। नीन हाइड्रोजन का सोल्यूशन एक स्प्रे बॉटल में आता है, उसे स्प्रे किया जाता है इस टीएलसी के प्लेट पे। स्प्रे करते ही ये अमाइनो एसिड नीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एक अलग ही कलर दिखाने लगते हैं और उसके वजह से आप ये 3 स्पॉट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग मेथड से स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कंपाउंड्स खुद कलर के फॉर्म में स्पॉट्स दिखा देते हैं, या फिर कुछ कंपाउंड्स को आपको यूवी चेंबर में रखना पड़ता है, या फिर कुछ कंपाउंड्स को आपको आयोडीन चेंबर में रखना पड़ता है, या फिर कुछ कंपाउंड्स को आपको देखना है तो उस पर कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन स्प्रे करना पड़ता है। इस तरीके से आप 3 डिफरेंट स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो। So this is all about the thin layer chromatography. Now we move towards the partition chromatography. So अभी हमने देखा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में आपका जो स्टेशनरी फेस था वो था सॉलिड, मोबाइल फेस था लिक्विड। बट पार्टीशन में आपका स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस दोनों भी रहेंगे लिक्विड। तो जब आपका स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस दोनों लिक्विड हैं तब आप पढ़ रहे हो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि देयर इज differential partition of component between the stationary phase and mobile phase. सॉलिड में हम लोग एडजॉर्प्शन वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब हमारा स्टेशनरी फेज सॉलिड था तब हम एडजॉर्प्शन वर्ड यूज कर रहे थे कि कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा एडजॉर्ब होता है वो सबसे लेट मूव करेगा और जो कम एडजॉर्ब होता है वो जल्दी मूव करेगा। बट पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हम पार्टीशनिंग वर्ड यूज करेंगे, ना कि एडजॉर्प्शन। तो जो भी कंपोनेंट जो भी फेज में ज़्यादा पार्टीशनिंग दिखाएगा उसके बेसिस पे हम सेपरेट आउट करेंगे। तो कुछ कंपोनेंट जो होते हैं वो स्टेशनरी फेज में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं और कुछ मोबाइल फेज में, और उसकी वजह से हम 2 कंपोनेंट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में टीएलसी प्लेट की जगह ये सेम प्रिंसिपल है टीएलसी प्लेट, ठीक है। बस यहाँ पे टीएलसी प्लेट की जगह आपको यूज करना है पेपर, और ये स्पेशल टाइप ऑफ पेपर होता है, इसे कहते हैं वॉट्समैन पेपर, ठीक है। ये स्पेशल टाइप ऑफ पेपर है जिसे कहते हैं वॉट्समैन पेपर। उसे आपको ट्रायंगुलर फॉर्म में कट कर लेना है और उसे वाटर में थोड़ा सा डिप करके निकालना है। तो अब आपका स्टेशनरी फेज हो गया वाटर, ना कि पेपर। पेपर सिर्फ वाटर को होल्ड करके रखने के लिए, क्योंकि वाटर को तो आप होल्ड करके एक जगह नहीं रख सकते हो, कोई भी लिक्विड को आपको स्टेशनरी फेज लिक्विड ही रखना है पर आप उसे एक जगह होल्ड करके नहीं रख सकते हो, करेक्ट। इसलिए पेपर सिर्फ एक होल्डिंग मीडियम है आपके स्टेशनरी फेज का। जैसे टीएलसी प्लेट आपके वहाँ के सॉलिड स्टेशनरी फेज का होल्डिंग मीडियम था जिसके ऊपर हमने एक कोट किया था आपका सिलिका या एल्युमिनियम जेल का, करेक्ट। उस टीएलसी प्लेट पे सेम थिंग यहाँ पे पेपर को आप डीप करके निकालोगे वाटर से, और जो वाटर उस पेपर में ट्रैप हो गए हैं वो आपका होगा स्टेशनरी फेज। अब सेम थिंग 2 सेंटीमीटर नीचे से आप उस पेपर पे स्पॉट्स दे दो, देखो यहाँ पे हमने स्पॉट्स दे दिया है,
2 सेंटीमीटर नीचे से डिस्टेंस छोड़ देना है आपको, और उसके बाद आपको थिन कैपिलरी यूज करके स्पॉटिंग दे देना है। उसके बाद आपको वापस एक ग्लास चैम्बर में इस पेपर को लटका देना है जहाँ पे मोबाइल फेस भरा हुआ है। अगेन मोबाइल फेस कैन बी प्योर और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंड कि आपको किस टाइप ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट आउट करना है। उसके बाद आपको मोबाइल फेस इस तरह से भरना है कि ये स्पॉट्स उस मोबाइल फेस में डीप नहीं होने चाहिए, मतलब मोबाइल फेस इस 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस से नीचे होना चाहिए। और उसके बाद ड्यू टू कैपिलरी एक्शन अगेन मोबाइल फेस मूव होने लगेगा ऊपर की तरफ। आप देख सकते हो सेकेंड और थर्ड डायग्राम में कि मोबाइल फेस ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ तक मूव हुआ है, यहाँ पे यहाँ तक। अब ड्यू टू डिफरेंस इन दी पार्टीशनिंग कंपोनेंट दो अलग अलग सॉल्वेंट में, मोबाइल फेस वाले सॉल्वेंट में और स्टेशनरी सॉल्वेंट में, दोनों अलग अलग सॉल्वेंट में डिफरेंट पार्टीशन दिखाएगा। और उसके वैरायटी पे हम लोग इस कंपोनेंट्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो देख सकते हो आप डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट लेवल पे मूव हो रहे हैं मोबाइल फेस पे के साथ, क्योंकि उनमें डिफरेंशिएशन इन पार्टीशन है। तो कुछ कंपोनेंट्स वाटर में सॉल्यूबल है, कुछ कंपोनेंट मोबाइल फेज में, और उसके बेसिस पे वो लोग अब मूव हो रहे हैं। जो वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल हैं वो लेट मूव होंगे मोबाइल फेस के साथ। तो आप देख सकते हो जो धीरे से मूव हो रहा है मोबाइल फेस के साथ वो ज़्यादा वाटर में सॉल्यूबल है और इसलिए वाटर के ऊपर वो स्टिक हो गया। और जो मोबाइल फेस में ज़्यादा सॉल्यूबल है वो जल्दी जल्दी मूव हो रहे हैं। सो partitioning of the components take place between the stationary phase, that is your water, and the mobile phase, that whatever you have taken। और ये डिफ्रेंशिएशन की वजह से आप दो कंपोनेंट्स को मिक्सचर में से सेपरेट आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। और इस पेपर के ऊपर जो भी कलर स्पॉट्स जो दिखते हैं उसे हम कहते हैं क्रोमा। तो ये हो जाएंगे आपके क्रोमा। अब इसका ऑलमोस्ट सब प्रिंसिपल सेम है टीएलसी जैसा, जस्ट डिफरेंस ये है कि स्टेशनरी फेज आपका वाटर है, नॉट अ सॉलिड सरफेस, वाटर है, ठीक है। और वो वाटर का आपने वाट्समैन वाले फिल्टर पेपर पे कोट कर लिया है। और डिफरेंशिएशन इन पार्टीशनिंग ऑफ द कंपोनेंट्स इन द टू डिफरेंट सॉल्वेंट मेक्स दिस क्रोमेटोग्राफिक वर्क। अब सपोज आपके कंपोनेंट्स कलर्ड है तो ठीक है, नेकेड आई से दिख रहे हैं। यदि वो कलर्ड नहीं है तो आप आयोडीन चेम्बर यूज कर सकते हैं, या फिर यूवी चेम्बर यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी स्प्रे यूज कर सकते हैं, सेम एज टीएलसी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। नेक्स्ट इज रिटेंशन फैक्टर। रिटेंशन फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे हर एक ह्यूमन बीइंग के सारे फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, कोई भी दो ह्यूमन बीइंग का फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता। वैसे ही कोई भी दो कंपोनेंट्स के आरएफ फैक्टर सेम नहीं हो सकते। और इस आरएफ फैक्टर के बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट आपको प्रोवाइडेड था। इसलिए आरएफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो यूनिक होता है और वो एक कंपोनेंट को आपको पहचानने में हेल्प कर सकता है। तो आरएफ फैक्टर बेसिकली क्या है? माइग्रेशन ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव टू सॉल्वेंट फ्रंट gives an idea about relative retention of solute on stationary phase and this is called as retention factor। इसका मतलब ये है सिंपल वर्ड्स में कि जब भी आप कौन सा भी क्रोमेटोग्राफी करो, कॉलम या टीएलसी या पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो आपका सॉल्यूट आपके स्टेशनरी फेज पे कितना रिटेन हो सकता है, ठीक है, कितना रिटेन हो सकता है। जब मोबाइल फेज उस पर मूव हो रहा है तो आपका जो आपने जो स्पॉटिंग दिया है मिक्सचर का, करेक्ट, मोबाइल फेज के साथ वो भी मूव होगा, पर वो कितनी स्पीड में मूव होगा वो डिपेंड करता है आपका सॉल्यूट कितना एब्जॉर्ब हो रहा है उस स्टेशनरी फेज पे, करेक्ट। इसका मतलब वो कितना रिटेन हो रहा है स्टेशनरी फेज पे। तो आपका सॉल्यूट उस स्टेशनरी फेज पे कितना रिटेन हो सकता है वाइल मूविंग ऑफ द मोबाइल फेज, उसे कहते हैं रिटेंशन फैक्टर। उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्यूट फ्रॉम बेस लाइन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन। तो बेस लाइन वो लाइन है जिसपे आपने स्पॉटिंग दी है, दैट इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बिलो, क्योंकि जनरली आप स्पॉटिंग दोगे 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बिलो, करेक्ट। तो वो वाला हो गया आपका बेस लाइन।
आपने टीएलसी प्लेट, यदि ये टीएलसी प्लेट है या फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसको आपने मोबाइल फेस में डिपा के रखा है और उसे रन होने दिया है। रन होने के बाद आपका सॉल्वेंट कुछ हद तक रन होगा, और ऐसा नहीं है कि आपका जो भी स्पॉटिंग दिया है वो भी पूरी तरह सॉल्वेंट के जो मोबाइल फेस है उसके साथ रन होगा, करेक्ट। वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे रन हो रहा है, सॉल्वेंट पहले रन हो रहा है। तो ये वाला डिस्टेंस आप कंसिडर करोगे x, मतलब सॉल्यूट का डिस्टेंस बेस लाइन से आप उसे कंसिडर करोगे x, और सॉल्वेंट जितना रन हुआ दैट इज मोबाइल फेस, सॉल्वेंट यहाँ पे हुआ मोबाइल फेस, तो मोबाइल फेस कितना रन हुआ है फ्रॉम बेस लाइन वो होगा y। तो आर एफ फैक्टर मतलब होता है x अपॉन y, मतलब सॉल्यूट कितना रन हो रहा है बेस लाइन से कंपेयर करके डिवाइड बाय सॉल्वेंट कितना रन हो रहा है बेस लाइन से कंपेयर करके, और इसका जो भी रेशियो आएगा वो होगा आर एफ फैक्टर। और याद रखना आर एफ फैक्टर फॉर ईच कंपोनेंट इज अ यूनिक वैल्यू इन डिफरेंट सॉल्वेंट। हर सॉल्वेंट में, हर मोबाइल फेस में एक कंपोनेंट डिफरेंट आर एफ फैक्टर दिखाता है। तो सपोज मैंने बेंजोइक एसिड लिया, वो जब मैं मोबाइल फेस हेक्सेन लूंगी तो अलग वैल्यू दिखाएगा, और जब मैं मोबाइल फेस टोलिन लूंगी तो वो अलग वैल्यू दिखाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि उस मोबाइल फेस में वो कितना सॉल्यूबल है और उसके कंपेरेटिवली वो स्टेशनरी फेस पे कितना रिटेन हो सकता है। तो उसकी बेसिस पे हम आर एफ फैक्टर डिसाइड करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी सजेशन, एनी कमेंट, you can do that on askyadoubts04@gmail.com. And if you have liked my video, please give me a thumbs up and share this video to more and more of your friends. Before departing, the happiest people don't have the best of everything. They just make the best with everything they have. And that's all for today. Thank you. Stay